अभी मुंबई में नया प्रेसिडेंट आया है, उसका नाम फारूक शाब्दी है। मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी ऑफिस में आप आकर इलेक्शन के टाइम मेरा इंटरव्यू लोगे और बोलोगे कि आपने जो बोले थे वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, इसीलिए शायद इम्तियाज़ जलील साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है। तो जो हम लोग पिछली गलतियों से सीखेंगे और जनता को मलाल ना रहे वैसा काम करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह फारूक शाब्दी वो डिलीवर करके दिखाएगा। तो अभी हम लोग वो ख़राब रास्ते से गुजर रहे, हमारा भी एक्सप्रेस वे आएगा और जो भी पार्टी छोड़ के गए मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका भी पॉलिटिकल करियर अच्छा हो। हम तो एक पंचिंग बैग है समझिए हर पार्टी के लिए। अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के ऊपर वो या तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं या तो कभी एमआईएम पार्टी को दोष देते हैं। इनको एजेंडा दिया गया है, वेदर इट बी नीतीश राणे, पडलकर या किरीट सोमैया, कि आप जाओ ये काम आप करो जिसकी वजह से हिंदू पूरा एक हो, मुस्लिम पूरा डिवाइड हो। तो इनकी ये राजनीति है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये जो नापाक साजिश है इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हर चुनाव से पहले मुंबई के अंदर एमआईएम को नया सदर मिलता है। इस बार भी यही हुआ है कि बीएमसी चुनाव आने से पहले एमआईएम को एक नया सदर मिला है और जो सदर शोलापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। शोलापुर और मुंबई दोनों का चार्ज लिया है उन्होंने। हमारे साथ मौजूद है फारूक शाब्दी जी, उन्हीं से बात करते हैं। आपको मुंबई और शोलापुर दोनों का चार्ज मिला है, दोनों जगह चुनाव है, चाहे बीएमसी की चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो। ये चार्ज तो जो है इसको एक चैलेंज के तरीके से देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा नेचर, मेरा जो वो है काम करने का तरीका, मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करने में बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ ओहदा लेकर, चार्ज लेकर वो पद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आप लोगों के साथ से मैं इंशाल्लाह पार करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। हर चुनाव से पहले एमआईएम को नया सदर मिल जाता है। मुंबई में तो खास तौर पे जब भी चुनाव आते हैं एमआईएम में सदर बदला जाता है। ऐसा क्या है कि एमआईएम में हर चुनाव से पहले जो है सदर बदला जाता है? नहीं, ये हो सकता है पार्टी की कोई एक्सपेरिमेंट हो पार्टी की तरफ से कि भाई परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि फारूक शाब्दी परमानेंट सदर रहेगा इंशाल्लाह। अभी लगातार महाराष्ट्र के जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। उसी नज़रिए से पूरे महाराष्ट्र में चुनाव भी है और एक इल्ज़ाम भी आप लोगों की पार्टी पे लगता है, आप लोग जहाँ जहाँ लड़ते हो वहाँ वहाँ दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होता है और ये कहीं कहीं दिक्कत भी आता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कांग्रेस हो या तमाम जो सियासी पार्टी हो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो कितना देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कितनी कामयाबी आप लोगों को मिली इन कॉरपोरेशन इलेक्शंस? कॉरपोरेशन, देखिए कॉरपोरेशन इलेक्शन तो मैं ये समझूंगा कि कोई ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता हम पर, क्योंकि कॉरपोरेशन इलेक्शन जहाँ तक हम लोग ने सर्वे किए और जो रिकॉर्ड्स को हमने देखे, हम लोगों को काफ़ी सेफ दिख रहा है। कुछ पॉकेट्स बॉम्बे के ऐसे हैं कि जहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बाकी विपक्षियों का काम तो बोलना है, अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं तो। और हम तो एक पंचिंग बैग है समझिए हर पार्टी के लिए। अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के ऊपर वो या तो कभी ईवीएम को दोष देते हैं या तो कभी एमआईएम पार्टी को दोष देते हैं। तो इसकी अभी आदत पड़ चुकी है, सुन कर हम लोग को भी और जनता को भी ये मालूम पड़ चुका है कि इनकी ये लोग इनकम्पिटेंट हो गए, मतलब ये लोग नहीं लड़ सकते, इस वजह से एमआईएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो इस बार जनता, मुझे उम्मीद है कि एमआईएम का साथ देगी और हम लोग अच्छे रिजल्ट लाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करी, 2 नगर सेवक हुआ करते थे, अब 2 से भी हाथ धो बैठे, ऐसा क्यों? नहीं, अच्छी बात है ना। चलिए 2 से भी हाथ धो बैठे। मैं ये समझता हूँ कि 2 ही हो या जितने भी हो, लॉयल होना चाहिए। वो लॉयल नहीं थे अपनी पार्टी के साथ तो वो लोग चले गए, तो हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे। अब वो 2 चले गए तो हम तो अपना काम बंद नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह इस बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में। पार्टी जो है चुनाव के टाइम बूम होती है, चुनाव जैसे ख़त्म होते हैं तमाम ठंडे बक्से में चले आते हैं। जितने नगर सेवक चुनाव लड़ते हैं वो ना पार्टी में रहते हैं ना कुछ एक्टिविटीज़ में रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है मैम के साथ? नहीं, कहीं ना कहीं तो आपकी बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही होगी। इसीलिए शायद इम्तियाज़ जलील साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है। तो जो हम लोग पिछली गलतियों से सीखेंगे और जनता को ये मतलब ये क्वेश्चन ना रहे, ये मतलब मलाल ना रहे वैसा काम करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह फारूक शाब्दी वो डिलीवर करके दिखाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन था। मैं चाहता था कि मैं आप भाइयों से मिलूं जिनकी कलम में इतनी ताकत है कि रातें रात वो शख्सियत बदल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जानने के लिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई,
नामी गिरामी प्रिंट मीडिया वाले और टीवी वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता था। और उसी के साथ साथ हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो मैं आप लोगों तक, आप लोगों के ज़रिए जनता तक पहुँचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोग के माध्यम से तमाम मेरे मुंबईकरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनिए, हमारी ताकत बनिए, साथ में मिलकर हम लोग एक नया इतिहास बनाएं। तो मैं आप लोग के ज़रिए अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि एमआईएम के साथ जुड़े और पतंग का परचम लहराए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर जो है एमआईएम की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो है वो तैयारी कर रही है और किन किन इलाकों में वो अपने उम्मीदवार उतार रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे और अनकरीब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन ही है। तो हम लोग सिर्फ एमआईएम ही तैयारियों में नहीं लगी हुई है। इस राज्य की जितनी भी पार्टियाँ हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम पार्टी जितनी भी पार्टीज़ है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू किए हैं। और उसी नाते से हम भी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से हम भी हमारे केडर को वापस से रिवाइंड कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हम लोग कितनी तेज़ी से हमारा जाल फैला रहे हैं। रही बात सीटों पर लड़ने की, कितनी सीटों पर लड़ने का आपने सवाल किए हैं, तो वो मैं आज नहीं बोल सकता आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मैं पूरा आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जीतना ही है और जीतना ही होगा। और जीतने के लिए हम लोग जो मुमकिन ताकत लगाना है वो ताकत लगा कर लड़ेंगे। आपसे पहले जो है बास्करिया साहब मुंबई के अध्यक्ष थे, जब उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया तो काफ़ी बवाल हुआ था। क्या अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या वो पार्टी में है? नहीं, रईस भाई देखिए वरिष्ठ लीडर है और वो एमएलए हैं हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका आदर है और वो शायद मुंबई के ऑब्जर्वर भी है, तो इज़ वेलकम कभी भी। लेकिन जैसे आपके आरोप आपने जो लोगों से सुने हो, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जब ज्वाइन किया हूँ ये पार्टी, तो मेरी पहली शर्त यही थी कि ज़ीरो इंटरफियरेंस पॉलिसी अगर है तो फारूक शाब्दी ये ओहदा लेगा। और साहब ने भी बोले कि पार्टी जो चलेगी एज़ पर प्रोटोकॉल चलेगी। वो फारूक शाब्दी का खास हो या बलाला साहब का खास हो, वो मायने नहीं रखता है। पार्टी लॉयल्टी के बेस पर वो कितना पुराना है, कितना काम का है, उसकी जीतने की ताकत क्या है, उसी को आधार बनाकर पार्टी टिकट देगी। और यहाँ पर ना फारूक शाब्दी की चलेगी, बलाला साहब को हम लोग जो भी है एज़ मुंबई प्रेसिडेंट मैं ही उनको प्रपोज करूँगा कि ये हमारे लोग हैं, इनको टिकट देना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इंसाफ करेगी। दोनों चुनाव में ये आरोप लगा आपके ऊपर, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, पार्टी में पैसे देके टिकट मिलती है, दोनों चुनाव में आरोप लगा, क्या कहें? नहीं देखिए, ये आरोप तो हर पार्टी के लिए लगता है। ये आरोप ये तो टिकट की बात है, पद देने के ऊपर भी आरोप लगता है। जो शिवसेना की वो लेडी थी, वो मैडम, वो बोले मर्सिडीज गाड़ी दो तो पद दे देती थी, वो ये सब कुछ था। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे उस चीज़ के लिए कि फारूक शाब्दी यहाँ पर है, यहाँ पैसों का कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में एमआईएम ने नांदेड़ से शुरुआत करी, नांदेड़ में सीट जीती थी 7 सीट, लेकिन एमआईएम ने उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन भी जीती, एमएलए का चुनाव भी जीती। लेकिन एमआईएम के साथ ये है कि वो रिपीट नहीं कर पाई। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर एमएलए जीते वापस रिपीट नहीं जीते, जहाँ नगर सेवक जीते फिर नहीं जीते। तो जनता पहली मरतबा चुनती है, दूसरी मरतबा आपको नकार देती है। और आपके ऊपर लगातार ये इल्जाम लगता है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वोट के लिए लड़ते हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, हमारे चुनाव लड़ने से जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। एमआईएम चुनाव लड़ रही है तो नए वोटर तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी की वोट बैंक को डेंट लगना ज़रूरी है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
हम हमारी राजनीति ज़रूर करेंगे। अब सामने वाला चाहे जो बोलना चाहे बोले, हमको बी टीम बोले या वो बोले कि हमारे आने से वो हार गया या वो जीत गया, हम लोग उन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। हम लोग वो सोचते भी नहीं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि सत्ता की लालच में जो पार्टी जिनके वोटों पर इन लोगों ने ज़िंदगी भर राज किए और सत्ता की लालच में इन लोगों ने शिवसेना, जो हमेशा से ही मुसलमानों को नीचे दिखाने का, उनका तुष्टीकरण करने की राजनीति करते, सत्ता की लालच में इन लोग ने हाथ मिला लिया उनसे। आज आप लिस्ट निकाल लो, आपका प्रिंटर थक जाएगा। आप सिर्फ गूगल करो कि हाउ मेनी लीडर्स हैव लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी, तो आपको अनेक नेताओं की लिस्ट मिल जाएगी। तो इनके पास मुंह नहीं रहा है अभी, तो इससे हम लोग को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये समझता हूँ कि बोलने वाले जो चाहे बोले, जनता बहुत समझदार है, जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हमारे मुद्दों को अगर संसद में उठाता है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे वो हमारे वफ़ का मुद्दा हो, अजान का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, बीफ का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, ऐसे अनेक मुद्दे जो बेबाकी के साथ उठाते हैं तो वो ओवैसी साहब है। और अगर उनकी टीम नीचे भी ऐसी बनी, अगर आपका भाई विधानसभा चला गया तो ऑन हिज फुटस्टेप्स हम भी सेम आवाज़ें उठाएंगे। दूसरे सवाल का शाब्दिक आपने साहब, जवाब दे आपकी दिया। पार्टी के भी कई विधायक ने पार्टी छोड़ी है, जैसे बिहार के अंदर हमने देखा अख्तरुल ईमान की क़यादत में 4 आते खड्डे आते, तो अभी हम लोग वो ख़राब रास्ते से गुजर रहे। हमारा भी एक्सप्रेस वे आएगा और जो भी पार्टी छोड़ के गए मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका भी पॉलिटिकल करियर अच्छा सर, हो। वो सवाल का जवाब दे दिया आपने। महाराष्ट्र की जनता आपको एक मरतबा चुनती है, दोबारा नकार देती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है और हर इलेक्शन का समीकरण चेंज होता है। आप 2014 के इलेक्शन को 2019 के हिसाब से नहीं आंक सकते, 2019 के 24 के हिसाब से नहीं कर सकते। जो वो पार्टी में होते हैं बाद में 5 साल के बाद दूसरी पार्टी में आए थे। 2024 के इलेक्शन में तो समझ ही नहीं आया। 19 में लोगों ने शिवसेना को वोट दिए क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, लेकिन वो माइग्रेट करके कांग्रेस के साथ जुड़ गई और सत्ता में आ गई। 2024 के इलेक्शन में तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सी शिवसेना को वोट देना है, कौन सी राष्ट्रवादी को वोट देना है। तो हर इलेक्शन का सिनारियो अलग अलग होता है। तो इसमें वोटों का जो डिवीज़न है, जो सामने उम्मीदवार है, जो पार्टी की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके रिजल्ट निकलते हैं। तो हो सकता है कि इन चुनावों में हमारे लिए कारगर स्थिति नहीं थी और हमारे फेवर में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना छोड़ दें। हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। जमात पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों के अंदर भी बैन करके रखा हुआ है, सरकार उनकी। देखिए, उम्मीद तो ये है कि सरकार उनकी सुनेगी भी नहीं। ये मैं क्लियरली बोलता हूँ हमारे कुरैशी भाइयों को कि ये पत्थर के आगे सर मारने का वो है, लेकिन दुआ हम कर सकते हैं। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। हम दुआ कर सकते हैं कि ये सख्त दिल सरकार का दिल पिघले और ये लोग हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कुरैशी जमात का जो ये कारोबार है ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इसके अंदर अनेक दूसरे धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं और अनेक कारोबार है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। उमरा के अंदर किरीट सुमैया ने मुंबई के लाउड स्पीकर के बाद अब उमरा की बारी है, तो इसी तरीके से नागपुर औरंगाबाद तमाम जगहों पे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहा है, इसके ऊपर देखिए, अब लाउड स्पीकर की जो बात है वो हम लोगों ने काफ़ी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी किए हैं। ये लोग ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये लोग, इनको एजेंडा दिया गया है, वेदर इट बी नीतीश राणे, पडलकर या किरीट सोमैया, कि आप जाओ ये काम आप करो जिसकी वजह से हिंदू पूरा एक हो, मुस्लिम पूरा डिवाइड हो। तो इनकी ये राजनीति है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये जो नापाक साजिश है इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और किरीट सोमैया जी, प्लीज़ आप रोक दीजिए, नहीं तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने एक सभा में बोले थे कि हमारे पास भी वीडियो है, तो हम वो वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत वायरल करें। रुस्वा मत कीजिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि बम्बई की आवाम के साथ इंसाफ हो। आपके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 2 कदम आपसे आगे ही रहेंगे, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों से स्पेशली, कि जमात के साथ जुड़िए और स्ट्रॉन्ग करिए जमात को। पर पूरा इलेक्शन के टाइम पे काम बलवास होटल में होता था। क्या बलवास होटल में इनके हेड आते थे, अहमद बलाल आते थे, वो कौन क्या किसकी सेटिंग से होता था, क्या होता था? पर ये आरोप नहीं है, मेरे पास एविडेंस हो गए जो मैं बता सकता हूँ कि आपको वहाँ मांगा गया पैसे।
मैं इससे काफी लोग नाराज हो गए, इलेक्शन नहीं लड़े। मैं वही बोलना चाहूँगा आपसे कि हम लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे, बहुत उतावले हो रहे, हम लोग इलेक्शन तक रुक जाते हैं। मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी ऑफिस में आप आकर इलेक्शन के टाइम मेरा इंटरव्यू लोगे और बोलोगे कि आपने जो बोले थे वैसा ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो फारूक शाब्दी का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर मुंबई में खासतौर पे चुनाव में एमआईएम जो है बेहतर प्रदर्शन करेगी। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।